आज फिक्र की शुरुआत में हमारा फोकस दो सबसे बड़े मजाक पर होगा। पहला सबसे क्रूर मजाक यह है कि आज जिस वक्त बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ में लोगों की मौत हो रही थी, उस वक्त जीत का जश्न समारोह चल रहा था। कोई व्यवस्था नहीं थी, सिस्टम की लापरवाही लोगों की जान ले रही थी। वहीं दूसरा क्रूर मजाक यह है कि पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की काउंटर टेररिज्म कमेटी का उपाध्यक्ष बनाया गया है। यानी जो देश खुद आतंकिस्तान है, वो आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। आप इसे साल 2025 का सबसे बड़ा चुटकुला भी कह सकते हैं। पूरे विश्व में पाकिस्तान की पहचान एक आतंकी मुल्क की बन चुकी है। अमेरिका में 9/11 से लेकर 26/11 तक के बड़े आतंकवादी हमलों में पाकिस्तान का कनेक्शन किसी से छुपा नहीं है। पाकिस्तान की सेना और सरकार की निगरानी में फल फूल रहे आतंकवादी संगठन कैसे पूरी दुनिया के लिए आतंक का पर्याय बन चुके हैं, ये बात भी खुली किताब की तरह है। हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को खुद यूएन ने ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर रखा है। बावजूद इसके इसी आतंकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आतंकवाद से लड़ाई में अहम जिम्मेदारी सौंप दी गई है। पाकिस्तान को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में काउंटर टेररिज्म कमेटी का उपाध्यक्ष बनाया गया है। हम जानते हैं, खबर सुनने के बाद आप भी हमारी तरह कहेंगे कि संयुक्त राष्ट्र ने यह कैसा मजाक किया। यूएन का यह फैसला 2025 का सबसे बड़ा चुटकुला बन चुका है। तो चलिए इस खबर को डिटेल में समझ लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद हर वर्ष अपनी सहायक समितियों के सदस्य देशों की घोषणा करता है। इसी क्रम में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने वर्ष 2025 की लिस्ट जारी की है। लेकिन इस बार की ये लिस्ट न सिर्फ चौंकाने वाली है, बल्कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के फैसले पर कई सवाल भी उठा रही है। क्योंकि इस बार आतंक के आका पाकिस्तान को दो ऐसी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है जिसके लायक वो बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान को मिली पहली जिम्मेदारी तो यह है कि वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की तालिबान प्रतिबंध समिति की अध्यक्षता करेगा। मतलब यह कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए अगर तालिबान को खतरा मानेगा तो वो तालिबानियों की आर्थिक संपत्ति को फ्रीज करने, उनकी विदेश यात्राओं और हथियारों पर प्रतिबंध लगाने जैसे कड़े फैसले ले सकता है। अब आप इसे मजाक नहीं मानेंगे तो फिर क्या मानेंगे? क्योंकि इस फैसले में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का दूसरा मजाक भी छिपा है। रूस को 2025-26 के लिए तालिबान प्रतिबंध समिति का उपाध्यक्ष बनाया गया है। रूस इस गंभीर मसले पर सीधे पाकिस्तान को रिपोर्ट करेगा। मतलब यह तो हद ही हो गई। पाकिस्तान को मिली दूसरी जिम्मेदारी यह है कि वो 2025-26 के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की आतंकवाद निरोधक समिति यानी कि काउंटर टेररिज्म कमेटी का उपाध्यक्ष भी होगा। यानी जिस पाकिस्तान पर दुनिया भर में आतंक फैलाने के आरोप वर्षों से लगते रहे हैं, पहलगाम हाल फिलहाल का सबसे बड़ा उदाहरण है। और जिस पाकिस्तान पर टेररिज्म एक्सपोर्ट करने के कारण ही एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट वाली तलवार बरसों से लटक रही है, जिस पाकिस्तान को आतंकवाद की वजह से ही कर्ज मिलना तक मुश्किल हो जाता है, वही पाकिस्तान अब आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को लेक्चर देगा। आतंकवाद पर बड़ी बात करता नजर आएगा, आतंकवाद के विरुद्ध बड़े बड़े फैसले लेता दिखेगा। और यह कारनामा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की गलत सोच और गलत नीतियों के कारण होगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान को यह कहने का भी हक मिल जाएगा कि वो खुद आतंकवाद से पीड़ित देश है और अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के आशीर्वाद से आतंकवाद के खिलाफ ग्लोबल लड़ाई का नेतृत्व करेगा। इसीलिए आज फिक्र में संयुक्त राष्ट्र की आंखें खोलने का यही समय है, सही समय। संयुक्त राष्ट्र की आंखों से पाकिस्तान परस्त चश्मा उतारने के लिए उसे याद दिलाना होगा कि पाकिस्तान कैसा मुल्क है। पाकिस्तान दुनिया को, खासकर भारत को किस तरह टेरर वाला दर्द देता रहा है। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र पाकिस्तान से वायरल इस वीडियो को ध्यान से देखें। ऑपरेशन सिंदूर में लश्कर के हेडक्वार्टर मुरीदके को तबाह करने के बाद वहां मारे गए आतंकियों के जनाजे में नमाज पढ़ता यह आतंकी शायद संयुक्त राष्ट्र को नजर नहीं आया होगा। आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ के पीछे खड़े पाकिस्तान की सेना के बड़े अधिकारी शायद संयुक्त राष्ट्र को नजर नहीं आए होंगे। तो यूएन को हम बताना चाहेंगे कि यह वही आतंकी अब्दुल रऊफ है जिसे पाकिस्तान में जमात उद दावा के चैरिटी संगठन फलाह इंसानियत का चीफ कहा जाता है, जिसका काम लश्कर के लिए टेरर फंड को जुटाना है। 1999 से लश्कर के लिए वो काम कर रहा है, हाफिज सईद का करीबी है। इसी आतंकी को अमेरिका ने खुद 24 नवंबर 2010 को डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया था। अमेरिका के ट्रेजरी विभाग ने तब उसे ग्लोबल टेररिस्ट वाली सूची में डाला था। लेकिन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने पाकिस्तान को काउंटर टेररिज्म कमेटी का उपाध्यक्ष बनाते समय अब्दुल रऊफ का यह सच क्यों नहीं देखा? हाफिज सईद लश्कर का सरगना है, मसूद अजहर जैश का सरगना है,
हाफिज सईद को संयुक्त राष्ट्र ने 26/11 के तुरंत बाद 10 दिसंबर 2008 को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया था। इसी तरह से संयुक्त राष्ट्र ने मसूद अजहर को 1 मई 2019 को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया था। आप देखिए कि ये दोनों आतंकवादी भी पाकिस्तान में ही हैं। पाकिस्तान में इनकी सुरक्षा खुद वहां की फौज करती है, लेकिन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने ये बातें भी पाकिस्तान को काउंटर टेररिज्म कमेटी के उपाध्यक्ष बनाते समय अनदेखी कर दी। सोचिए कि ऐसे मन से भारत को पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी उम्मीद क्यों नहीं रखनी चाहिए। भारत आतंकी हमले पर ऑपरेशन सिंदूर वाला जो कड़ा फैसला लेता है, अब वही एकमात्र तरीका पाकिस्तान को सबक सिखा सकता है और हमें इंसाफ दिला सकता है। संयुक्त राष्ट्र की आंखें अगर इन सारे सबूतों को जानने के बाद भी नहीं खुल रही हैं, तो यूएन को पाकिस्तान से आई कुछ आवाजें भी सुना देते हैं। पाकिस्तान के राजनेता आतंकी हाफिज सईद को माई बाप मानते हैं और ये बात वो पाकिस्तान में खुलेआम कबूल कर रहे हैं। पाकिस्तान के पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष मलिक मोहम्मद अहमद खान आतंकवादियों की एक जनसभा में सार्वजनिक तौर पर कह रहे हैं कि हाफिज सईद और सैफुल्लाह कसूरी से उनके करीबी रिश्ते हैं। मलिक मोहम्मद खान ये भी बता रहे हैं कि उनके पिता और हाफिज सईद आपस में बहुत गहरे मित्र थे। हाफिज सईद के संगठन ने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है। इस जनसभा में कुख्यात आतंकवादी सरगना हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद और लश्कर का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी भी मौजूद था। आपने पाकिस्तान में पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष मलिक मोहम्मद अहमद खान का आतंकियों के साथ याराना देखा। यह भी देखा कि वो कैसे हाफिज सईद और सैफुल्लाह कसूरी जैसे आतंकी को अपना आदर्श मानते हैं। अब संयुक्त राष्ट्र को पहलगाम आतंकी हमले के सूत्रधार सैफुल्लाह कसूरी के नफरती और जिहादी प्रवचन भी सुनने चाहिए, जो पहलगाम अटैक से ठीक पहले दिया गया था, जिसे सुनकर साफ पता चलता है कि पाकिस्तान की सरकार आतंकियों के सामने नतमस्तक है। आतंकी सैफुल्लाह कसूरी की इस मानसिकता को सुनने के बाद हो सकता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पाकिस्तान के बारे में अपनी सोच को बदले और आतंकवाद से लड़ाई में कोई जमीनी फैसला ले। फिक्र में बात करेंगे आतंकवाद पर एक्सपोज हो चुके पाकिस्तान के झूठ नीति पर। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को झूठ बोलते हुए देखा होगा, उनको सुना होगा। पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर को झूठ बोलते हुए कई बार सुना होगा, लेकिन आज झूठे पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती वाला तमगा लग गया है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, वो भी विदेशी पत्रकार के तीखे सवालों के बाद। दुनिया जान चुकी है कि जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को विदेश भेजा, उसकी नकल करते हुए पाकिस्तान ने भी विदेश में अपने प्रतिनिधिमंडल को भेज दिया। अमेरिका जाने वाले प्रतिनिधिमंडल की कमान पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को मिली थी। कल रात प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों का सिर शर्म से झुक गया। आप ऐसे समझे कि अमेरिका में पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख बिलावल भुट्टो का लाई डिटेक्टर टेस्ट हुआ और प्रेस ब्रीफिंग के दौरान लाइव वो इस टेस्ट में फेल हो गए। स्थिति ऐसी हो गई कि वो अगल बगल झांकने लगे। अमेरिकी पत्रकार ने सबके सामने ऐसा सवाल पूछा कि बिलावल भुट्टो शर्म से लाल हो गए। बिलावल गए तो थे अमेरिका में पाकिस्तान का पक्ष रखने, लेकिन भारत के खिलाफ उनके झूठ ने एक बार फिर साबित कर दिया कि झूठ की आयु बहुत कम होती है और झूठ के बाद बेइज्जती की पूरी गारंटी है। बिलावल भुट्टो अमेरिका में पाकिस्तान के ऑपरेशन बनियान उल मरसूस पर अपना पक्ष रख रहे थे। इस दौरान उन्होंने धर्म को मुद्दा बनाकर भारत को टारगेट करने की कोशिश की, मुस्लिम धर्म के नाम पर हमले की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तानी ड्रोन की तरह उनका झूठ भी हवा में ही नष्ट हो गया। इसे सिर्फ दो मुख्य बातों से आप समझिए, उसके बाद इसका वीडियो प्रमाण दिखाएंगे। बिलावल भुट्टो ने पहला झूठ यह बोला था कि भारत ने पहलगाम हमले की आड़ में मुस्लिमों की छवि खराब की। इस पर अमेरिकी पत्रकार ने कहा कि उन्होंने भारतीय सेना की ब्रीफिंग्स में मुस्लिम अधिकारी को देखा, जबकि पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं था। बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा कि पहलगाम आतंकी हमले को भारत सरकार सियासी मकसद से इस्तेमाल कर रही है। अमेरिकी पत्रकार ने सीधे सीधे बिलावल भुट्टो को बता दिया कि भारत में मुस्लिम महिला अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी ऑपरेशन सिंदूर पर ब्रीफिंग कर रही थी। ऐसे सवाल से बिलावल भुट्टो शर्म से पानी पानी हो गए। वो इसका खंडन भी नहीं कर पाए, बस उन्होंने सिर हिलाया और कहा कि जहां तक ऑपरेशन का सवाल है, आप बिल्कुल सही। यहां पर आज आपको वो तस्वीर भी देखनी चाहिए जिसका जिक्र अमेरिका के पत्रकार अहमद फतेही कर रहे थे। ये भारतीय सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो वीडियो है जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई बार दिखा, जिसमें भारत की सेना पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन की जानकारी दे रही थी। ब्रीफिंग के दौरान विदेश सचिव विक्रम मिस्री और उनके साथ 2 महिला अफसर रहती थी। एक कर्नल सोफिया कुरैशी थी और दूसरी विंग कमांडर व्योमिका सिंह थी। अमेरिका में पत्रकार ने पाकिस्तान को कर्नल सोफिया कुरैशी का नाम लेकर जवाब दिया और यह संदेश दिया कि भारत ने धर्म देखकर कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि देश हित में कार्रवाई की।
हालांकि पाकिस्तान बेशर्म है, उसे अपनी ही फजीहत की आदत है। ऐसा पहले भी बार हम कई बार देख चुके हैं। पाकिस्तान के बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े नेता अंतर्राष्ट्रीय मंच से भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं। बिलावल भुट्टो भी इसमें पीछे नहीं है। उन्हें संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सफाई भी दी और भारत के खिलाफ दुष्प्रचार भी किया। और अब एक ऐसी खबर जिसमें जीत का जश्न मौत के मातम में बदल गया। इस खबर में वर्षों के परिश्रम के बाद मिली विजय की मुस्कान है, तो दूसरी तरफ अपने सितारों की एक झलक पाने के लिए बेताब वो फैन हैं जिन पर मौत पहाड़ बनकर टूटी। ये घटना और दुर्घटना एक ही समय पर बेंगलुरु में ही कुछ ही मीटर की दूरी पर हुई। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के अंदर आरसीबी की आईपीएल में जीत का जश्न मन रहा था और स्टेडियम के बाहर भगदड़ में लोग मरते रहे। स्टेडियम के अंदर इस जीत पर खुशियां थी, लेकिन स्टेडियम के बाहर हजारों लोगों के कुचले जाने के बाद डर था। बेशक ये जीत आरसीबी के लिए बहुत बड़ी है, लेकिन प्रशासन ने जो किया उसके लिए कोई माफी नहीं। आप ये दो तस्वीरें देखिए। इन दो तस्वीरों में सिमटी है कल से लेकर आज की पूरी कहानी। इन दो तस्वीरों में है एक टीम के शून्य से शिखर तक का सफर, जबकि दूसरी तरफ उन फैंस पर भारी पड़ी प्रशासन की बदइंतजामी। एक टीम ने 18 वर्षों के संघर्ष के बाद दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग के फाइनल पर कब्जा किया, जबकि दूसरी तरफ इस जीत के 18 घंटों के अंदर ही कई लोगों की जिंदगी थम गई। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में सरकार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाड़ियों का सम्मान कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ स्टेडियम के बाहर हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। स्टेडियम में घुसने के लिए ऐसी अफरा तफरी मची कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। फिर मची भगदड़ में 11 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, 33 लोग घायल हो गए। जब जश्न और मातम एक ही फ्रेम में देखें तो मतलब साफ है कि कहानी में कहीं ना कहीं किसी से बड़ी चूक हुई है, और चिन्नास्वामी स्टेडियम में आज यही हुआ। यह वीडियो चिन्नास्वामी स्टेडियम के अंदर का है, जहां आईपीएल जीतने के लिए खिलाड़ी अपने संघर्ष की कहानी सुना रहे थे। स्टेडियम भी खचाखच भरा हुआ था। आरसीबी का थीम सॉन्ग हर किसी की जुबान पर था। अब चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर की तस्वीर देखिए। स्टेडियम के अंदर घुसने के लिए हजारों की भीड़ कोशिश कर रही थी। पुलिस को इन्हें कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। इसके बाद जो हुआ वो आपके सामने है। भगदड़ मच गई, लोग एक दूसरे पर गिरने लगे और कई लोगों की मौत हो गई। स्टेडियम के अंदर आरसीबी की जीत की कहानियां सुनाई जा रही थी। प्रशासन के भी कई बड़े अधिकारी यहां पर मौजूद थे। स्टेडियम के अंदर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार भी थे। उनके साथ पुलिस महकमे के कई बड़े अधिकारी थे। सभी के चेहरे पर खुशी थी। स्टेडियम के अंदर रंगारंग कार्यक्रम जारी था। अब स्टेडियम के बाहर की तस्वीर देखिए। भीड़ बढ़ने की वजह से बहुत सारे लोग पेड़ों और वहां खड़ी गाड़ियों पर चढ़ गए। कई गाड़ियों को नुकसान हुआ। स्टेडियम की बाहरी दीवारों पर भी कई लोग चढ़ गए थे। इस दौरान ज्यादा भीड़ की वजह से कुछ लोग जमीन पर गिर गए। भीड़ में अफरा तफरी इतनी ज्यादा थी कि इन्हें संभलने का मौका नहीं मिला और कुछ लोग इन्हें कुचलते हुए निकल गए। इन तस्वीरों से साफ है कि पुलिस को भीड़ का कोई अंदाजा नहीं था और बेहतर प्लानिंग से यह हादसा टल सकता था। I think this is not a controllable crowd. Actually, I apologize for all the people of Karnataka and Bangalore. We wanted to give a procession, but the crowd was very uncontrollable. So we dropped that procession. So I appeal to excuse us. Even from the Vidhan Soda till here, though the rain came and it was the crowd was uncontrollable. The police also was finding very difficult, so we stopped the procession. We brought a open vehicle also there. I think you saw that. Yeah. Sir, there was So a we family, sir. At least 7 people have died. This No, all no, being said, sir. no. Can you confirm that? I can't confirm anything. Just now from the just now from the Vidhan Soda, I couldn't bring I had to bring the secretary and the president in my vehicle. The crowd was so much. There are a lot of people who are actually injured. So I think that's the reason all the gates are closed and no one is allowed now. क्या उनको अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ पर हज़ारों लाखों की भीड़ जुटेगी? इतनी बड़ी जीत थी आरसीबी टीम की आईपीएल में।
बड़े बड़े नाम विराट कोहली जैसे वहाँ पर शामिल होने वाले थे। पहले से इंतजामात नहीं किए गए, पहले से पुलिस और सुरक्षा नहीं लगाई गई, पहले से वहाँ पर प्रिकॉशंस नहीं लिए गए। उल्टा भीड़ को जिस प्रकार से लाठीचार्ज किया गया, ये दिखाता है कि एक कंप्लीट फेलियर हुआ है। ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस और स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर है। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मौत की जो भगदड़ हुई उससे फिक्र के कई गंभीर सवाल हैं। पहला सवाल, कल रात आरसीबी की जीत के बाद बेंगलुरु में जो जश्न मनाया गया उसकी तस्वीरें देखकर भी आखिर पुलिस भीड़ का अंदाजा क्यों नहीं लगा पाई। दूसरा सवाल, चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भीड़ का मैनेजमेंट के लिए पुलिस ने ऐसे कौन से इंतजाम किए थे जो नाकाफी साबित हुए। फैंस के जोश को देखते हुए पुलिस को इस बात की जानकारी थी कि भीड़ ज्यादा होगी, तो उसके लिए क्या तैयारी की गई। एक जरूरी सवाल यह भी है कि जब पुलिस इतने कम समय में व्यवस्था करने में नाकाम थी तो स्टेडियम में इवेंट होने से पहले ही क्यों नहीं रोका गया। और अब एक सवाल जिसमें संवेदनशीलता को भी कुचल दिया गया। सवाल यह है कि जब स्टेडियम के बाहर भगदड़ हो रही थी, लोगों की जान जा रही थी, तो स्टेडियम के अंदर जीत का जश्न कैसे चलता रहा। बेंगलुरु के लिए आज गौरव का दिन था, लेकिन एक बार फिर लोकल मैनेजमेंट ने बेंगलुरु के नाम को खराब कर दिया। जिस बेंगलुरु को टेक हब के तौर पर दुनिया में देखा जाता है, वहां पिछले कुछ सालों से लापरवाही की घटनाओं ने शर्मसार किया है। आज स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ वैसा ही एक दिन था। इससे पहले भी शहर के पौष इलाकों में पानी भरने की घटनाएं, घंटों चलने वाले ट्रैफिक जाम ने बेंगलुरु को दुनिया के सामने शर्मिंदा किया। बेंगलुरु की दुर्घटना पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी दुख जताया है। पीएमओ की तरफ से जारी बयान में पीएम ने कहा है, बेंगलुरु में हुआ हादसा सच में दिल दहला देने वाला है। इस दुखद घड़ी में मेरी संवेदनाएं उन सभी के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। मैं प्रार्थना करता हूं कि जो घायल हैं वो जल्द ठीक हो जाएं। वहीं बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला ने भी इस हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि सब कुछ अचानक हुआ, अंदाजा नहीं था कि इतनी भीड़ आ जाएगी। It can happen in any state ruled by any political party. भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी, अचानक इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया। उसकी और ये अंदाजा किसी को नहीं था। फ्रेंचाइजी से मेरी बात हुई, फ्रेंचाइजी भी कहना उनको भी अंदाजा नहीं था कि इस तरह भीड़ उमड़ पड़ेगी। तो ये अचानक हुआ हादसा है जिसको लेके सारे लोग दुखी हैं और जो भी जितनी मैक्सिमम मदद हो पाएगी मृतकों के परिवारों की और जो घायल हैं उनके, वो सब करने का प्रयास हो रहा है। जिस वक्त ये दुर्घटना हुई उस वक्त डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार स्टेडियम के अंदर ही मौजूद थे। उन्होंने इस दुर्घटना के लिए माफी भी मांगी, लेकिन कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया को घटना की जिम्मेदारी वाला सवाल पसंद नहीं आया। जब उनसे पूछा गया कि इस घटना के लिए जिम्मेदार कौन है तो वो काफी भड़क गए और सवाल पूछने वाले पत्रकार को ही डांट लगा दी। ಯಾರು ನಾನು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ನ ನಾನು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ನೇನ್ರಿ ನಾನು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ನ ಯಾರು ಮಾಡಿದವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಬೇರೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ನೇನ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ। वैसे पुलिस को इस भीड़ का अंदाजा उस जश्न से लगा लेना चाहिए था जो कल आरसीबी की जीत के बाद बेंगलुरु में हुआ था। ये वो लोग थे जो पिछले 18 वर्षों से आईपीएल की ट्रॉफी का इंतजार कर रहे थे। ई साला कब नाम दे, मतलब इस साल कब हमारा होगा। आरसीबी के फैंस पिछले 18 वर्षों से यही लाइन बोलकर अपना दिल बहला रहे थे। हर साल जिंदगी के 2 महीने पूरी शिद्दत से अपनी टीम आरसीबी में निवेश करते थे कि कभी ना कभी तो ये लाइन सच होगी। लेकिन कल ये लाइन बदल गई और अब नई लाइन है, ई साला कब नाम दूं, मतलब ये कब अब हमारा हुआ। कल जब ऐसा हुआ तो बेंगलुरु की सड़कों से दिन और रात का फर्क मिट गया। ट्रैफिक के लिए याद किए जाने वाले बेंगलुरु की सड़कों पर आधी रात बेहिसाब लोग जमा हो गए, पटाखे जलाए गए। 18 वर्षों से मन में दबा हुआ एक गुबार अचानक फट गया। ऐसा लगा जिसमें कोई भी रुकने को तैयार नहीं था। ये तस्वीरें आपको देखनी चाहिए, बताती हैं कि भीड़ का ट्रेलर पहले ही दिखा था, लेकिन इसके बावजूद भी इंतजाम नहीं हो पाया।
कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि आरसीबी और विराट कोहली को 18 वर्षों की तपस्या का फल तो मिला, लेकिन कड़वाहट के साथ। आईपीएल में आरसीबी की ऐतिहासिक जीत ने फैंस की आंखों में खुशी ला दी, मगर सिस्टम की लापरवाही ने कुछ आंखों से आंसू और कुछ घरों में मातम ला दिया। सोचिए, एक टीम के लिए लोग 18 वर्ष इंतजार कर सकते हैं, लेकिन प्रशासन 2 घंटे की सुरक्षा व्यवस्था नहीं कर पाया। जश्न के नाम पर बेंगलुरु की सड़कों पर जो अराजकता फैली, वो किसी खेल भावना की जीत नहीं बल्कि अव्यवस्था की हार थी। 11 फैंस जो शायद सिर्फ टीम की खुशी में एक साथ सांस लेना चाहते थे, अब हमेशा के लिए खामोश हो गए। क्या उनकी मौत का जवाबदेह कोई है, या ये भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना वाली सरकारी फाइल में दर्ज होकर रह जाएगा? मैदान में आरसीबी ने जीत दर्ज की, पर शहर की सड़कों पर सिस्टम बुरी तरह हार गया। जश्न मनाना गलत नहीं है, लेकिन बिना व्यवस्था के जश्न जानलेवा हो जाता है। इस जीत के जश्न में जो जाने गई, वो जीत की नहीं, प्रशासन की नाकामी की गूंज है। अब आपको यह बताते हैं कि एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के पोस्टर हैदराबाद में क्यों लगे हुए हैं। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाने वाले ओवैसी आज अपने पोस्टरों की वजह से ट्रेंड कर रहे हैं। ओवैसी के भारत लौटने पर हैदराबाद में उनके स्वागत में पोस्टर लगाए गए हैं। इनमें ओवैसी की जमकर तारीफ की गई है। हर पोस्टर में अलग अलग स्लोगन लिखा हुआ है। एक शख्स, एक मिशन, एक आवाज, भारत सर्वोपरि, पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब किया, भारत की भावना को मजबूत किया। वहीं दूसरे पोस्टर में लिखा है, आतंक के खिलाफ एक शख्स, पाकिस्तान के खिलाफ एक सच्चाई, दुश्मनों को बेनकाब किया, भारत के लिए गर्व के साथ। इस तरह के पोस्टर हैदराबाद मेट्रो के कई पिलर पर लगाए गए हैं। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी जिस डेलीगेशन का हिस्सा थे, उसने अल्जीरिया, सऊदी अरब, कुवैत और बहरीन में ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का पक्ष रखा और पहलगाम हमले पर पाकिस्तान को बेनकाब किया। ये सभी मुस्लिम राष्ट्र हैं जिनके मन से भारत के असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान को आतंकवाद पर आईना दिखाया। सऊदी अरब में ओवैसी ने पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डालने की मांग की थी। अल्जीरिया में उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की विचारधारा और अलकायदा की विचारधारा में कोई अंतर नहीं है। बहरीन में उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान एक हमलावर देश है, ना कि पीड़ित। और कुवैत में उन्होंने पाकिस्तान को धो डाला। ओवैसी ने कहा कि ये बेवकूफ़ जोकर भारत से मुकाबला करना चाहते हैं, लेकिन इनके पास अक्ल नहीं है। ये पहली बार नहीं है जब असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान को शब्दों से छलनी किया हो। पहले भी आईएमएफ को उन्होंने इंटरनेशनल मिलिटेंट फंड कहकर पाकिस्तान की माली हालत पर ऐसा तंज कसा था कि इस्लामाबाद में बजट मीटिंग की जगह इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ गई थी। अब जब उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर खुलकर भारत का पक्ष रखा है, तो हैदराबाद में उनके स्वागत में पोस्टर लग गए हैं। लेकिन ये पोस्टर सिर्फ स्वागत या तारीफ नहीं, बल्कि एक रणनीति की शुरुआत है। दरअसल एआईएम की राजनीति अब तक आंध्र, तेलंगाना और बिहार में मुस्लिम वोट बैंक तक ही सीमित रही, लेकिन लगता है कि अब ओवैसी उस घेरे को तोड़कर राष्ट्रीय नेता की तस्वीर में फिट होना चाहते हैं। कुछ दिन बाद ये पोस्टर दीवारों से उतर जाएंगे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो छवि ओवैसी की बनी है, वो उनके समर्थकों के दिल की दीवार पर शायद बहुत देर तक टंगी रहेगी। हैदराबाद के तमाम मेट्रो स्टेशनों के पिलरों पर इस तरह के बाज़ाब्ता पोस्टर्स लगा गए हैं। 1 मैन 1 मिशन, 1 वॉइस, इंडिया फर्स्ट। और पाकिस्तान का जो असली चेहरा है, ओवैसी जिस बेबागी के साथ दुनिया के सामने रखा था, उसको देखकर हैदराबाद के तमाम रेलवे स्टेशनों के पिलरों पर और सड़कों पर और चौराहों पर इस तरह के पोस्टर्स लगाए गए हैं। भारत की तरफ से यूनाइटेड नेशन 1262 सैंक्शन कमेटी को हमने दिसंबर 23 में और मई में 2 मरतबा हमने उनको बताया कि ये एलईटी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का एक नया नाम है और इनको आप देखिए। बदबख्ती है कि वो उन्होंने पहलगाम में मासूम लोगों का कत्लेआम किया 26 अप्रैल के दिन। हमने उनको बताया कि पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में लाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि टेररिज्म पलता है, फूलता है और नुकसान पहुंचाता है इलीगल मनी के जरिए। सबसे पहले देखते हैं देश में जनगणना और जातिगत जनगणना की तारीख सामने आ चुकी है। सूत्रों के मुताबिक 16 जून को अधिसूचना जारी की जाएगी, जिसके साथ ही जनगणना और जातिगत जनगणना एक साथ शुरू की जाएगी। 1 फरवरी 2027 तक पहला चरण पूरा होगा और दूसरा चरण 1 मार्च तक पूरा हो जाएगा और उसी दिन से जनगणना के आंकड़े देश के सामने उपलब्ध होने लगेंगे।
सूत्रों के मुताबिक जनगणना की शुरुआत पहाड़ी और बर्फीले राज्यों से होगी। पहाड़ी राज्यों में जनगणना 16 महीने में पूरी करने का लक्ष्य है। इस बार की जनगणना में डिजिटल मदद ली जाएगी, जिसकी वजह से यह काम 2 साल से भी कम समय में पूरा हो जाएगा। आज राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उन्हें कहा है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब सेना को बदनाम करना नहीं होता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में राहुल के खिलाफ मानहानि का मामला दायर था। राहुल ने कहा था कि चीनी सैनिक अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सैनिकों की पिटाई कर रहे हैं। उन्होंने ये बयान वर्ष 2022 में राजस्थान में दिया था। सूत्रों के मुताबिक डीआरडीओ ने स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैयार कर लिया है। बताया जा रहा है कि यह तकनीक न्यूक्लियर मिसाइलों को धरती पर पहुंचने से पहले ही खत्म कर सकती है, जिससे उनके रेडिएशन का खतरा नहीं होगा। यानी भारत का वो मिसाइल कवच पूरी तरह तैयार है जो किसी भी परमाणु हमले को नाकाम कर सकता है। इंदौर से लापता रघुवंशी दंपत्ति केस में बड़ा खुलासा हुआ है। शिलांग में राजा रघुवंशी का शव बरामद हुआ है। पोस्टमार्टम में उनके शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। शुरुआती जांच में हत्या की आशंका जताई जा रही है, जबकि राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी अभी भी लापता है। शिलांग पुलिस और एनडीआरएफ की टीम पहाड़ी इलाकों में उनकी तलाश कर रही है। 21 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू हो सकता है, जो 12 अगस्त तक चलेगा। मानसून सत्र में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो सकती है। खबर है कि नियमों के तहत सरकार चर्चा के लिए तैयार है। हालांकि विपक्ष इस मुद्दे पर संसद के विशेष सत्र की मांग लगातार कर रहा है। पूर्वोत्तर के राज्यों में प्राकृतिक आपदा के बीच राहत बचाव का काम जारी है। असम में बाढ़ बारिश से 6 और लोगों की जान गई है। मणिपुर में भूस्खलन और सैलाब से 1,64,000 लोग प्रभावित हैं। सिक्किम और अरुणाचल में भी बाढ़ और बारिश से बर्बादी हुई है। पूर्वोत्तर में अब तक 48 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1500 गांव पानी में डूब गए। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र सरकार ने एक एडवाइजरी जारी कर दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को ऑक्सीजन, आइसोलेशन बेड, वेंटिलेटर, आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही लोगों को भीड़भाड़ वाली जगहों से बचने की सलाह दी गई है। पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना के 864 नए मामले सामने आए हैं और कुल 4,302 सक्रिय मामले दर्ज किए गए हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने आज यूक्रेन को कड़ी चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा कि रूस आतंकवाद का सहारा लेने वालों से बातचीत कैसे कर सकता है। पुतिन का यह बयान क्रीमिया के कर्च ब्रिज पर अटैक और रूस के 41 बॉम्बर्स पर ड्रोन अटैक के बाद आया। पुतिन का यह बयान रूस यूक्रेन युद्ध में शांति के प्रयासों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। अब वो खबर जो कि आई तो अमेरिका से है, लेकिन विमर्श पूरी दुनिया में शुरू हो गया है। डराने वाली इस खबर का कनेक्शन वाशिंगटन डीसी से 11,000 किलोमीटर दूर बीजिंग से जुड़ा हुआ है, ऐसा अमेरिका का दावा है। आपको याद होगा कि आज से 6 साल पहले कोरोना वायरस का सोर्स चीन में निकला था, जो आज भी लोगों को बीमार कर रहा है, उनकी जान ले रहा है। उसी तर्ज पर 6 साल बाद एक फंगस वाली साजिश, जिसे वक्त रहते अमेरिकी खुफिया एजेंसियों और खासकर एफआईए ने पकड़ लिया। अगर ये नहीं पकड़ा जाता तो आप सोच नहीं सकते हैं कि कितनी तबाही मच सकती थी। इस फंगस का सोर्स भी चीन को बताया जा रहा है। फंगस की तुलना चीन के एग्रो टेररिज्म यानी कृषि आतंकवाद से की जा रही है। कहा जा रहा है कि अमेरिका के खिलाफ चीन ने फंगस अटैक की तैयारी की थी, जो 4 तरह से उसे तबाह करता। अमेरिका में फसलें बर्बाद हो जाती, इससे भूखमरी का खतरा बढ़ जाता, बीमारियों की चपेट में इंसान आ जाते और यहां तक कि जानवरों की जान पर भी संकट आ जाता। अमेरिका में चीनी नागरिक की गिरफ्तारी के बाद इस खौफनाक षड्यंत्र से जुड़ी पूरी जानकारी सामने आई है। एफबीआई के मुताबिक इस साजिश के 3 किरदार हैं। एक तो खुद चीन है, इसके अलावा युन किंग जियान और उसका बॉयफ्रेंड जुन योंग लियू का नाम सामने आया है। इन्हीं दोनों को चीन ने फंगस प्लान को कामयाब बनाने का जिम्मा सौंपा था। यहां इन दोनों आरोपियों की प्रोफाइल आपको समझनी होगी, तब आप बीजिंग के षड्यंत्र की पूरी पिक्चर समझ पाएंगे। जियान और उसका बॉयफ्रेंड लियू दोनों चीन के नागरिक हैं। आरोपी नंबर 1 जियान अमेरिका की मिशिगन यूनिवर्सिटी में रिसर्चर है। वहीं आरोपी नंबर 2 जुनयोंग लियू चीन के विश्वविद्यालय में शोध करता है। जियान अमेरिका में ही लैब के अंदर फंगस पर शोध के प्लान पर अमल करती है। सोचिए जरा, जिस फंगस पर शोध का प्लान था उसे चीन से अमेरिका तक तस्करी के जरिए लियू लेकर आया था। चीन में वो इसी फंगस पर रिसर्च कर रहा था। शोध के बहाने आरोपी नंबर 1 जियान का प्लान फंगस को खतरनाक बनाकर प्लांट करना था, लेकिन एफबीआई ने उनकी साजिश का भंडाफोड़ कर दिया। दोनों के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है।
जांच के बाद अमेरिका में जियान को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि उसका बॉयफ्रेंड लियू चीन में है, इसीलिए उसे अभी नहीं पकड़ा जा सका है। FBI की चार्जशीट के मुताबिक इस साजिश में चीन की जो सरकार है उसका भी कनेक्शन है। यहाँ एक चीज समझना जरूरी है, अमेरिका की चीन के साथ प्रत्यर्पण संधि नहीं है, यानी लियू को गिरफ्तार करना अमेरिका के लिए मुश्किल है, असंभव ही समझिए। उसकी गिरफ्तारी तभी संभव है जब वो अमेरिका लौटकर आए, जहां उसकी प्रेमिका जेल में बंद है। अमेरिका में बायो अटैक वाली साजिश की जानकारी खुद FBI डायरेक्टर काश पटेल ने दी है। उन्होंने सीधे तौर पर इसके लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा, एक चीनी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है, इसने देश में खतरनाक फंगस की तस्करी की थी। उसका मिशिगन यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर रहा था। इस फंगस से खतरनाक बीमारी का खतरा था। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से आरोपी के संबंध थे। अमेरिकी संस्थाओं में चीन घुसपैठ की फिराक में है। इससे अमेरिकी जीवन और अर्थव्यवस्था को खतरा है। फंगस की वजह से दुनिया भर में हर साल करोड़ों डॉलर का नुकसान होता है। यानी FBI डायरेक्टर खुद कह रहे हैं कि बायो अटैक की साजिश में चीन की सरकार शामिल है। चार्जशीट में भी यह बात दर्ज है। इसे सबूतों के आधार पर भी समझा जा सकता है। पहला सबूत, चीन सरकार से आरोपी जियान को फंडिंग मिली। दूसरा सबूत, जियान के संबंध चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से। तीसरा सबूत, कम्युनिस्ट पार्टी को लेकर जियान बेहद वफादार है, ऐसा उसके मोबाइल फोन की छानबीन से पता चला है। और चौथा सबूत, चीन की यूनिवर्सिटी में इसी फंगस पर उसका बॉयफ्रेंड और दूसरा आरोपी लियू रिसर्च कर रहा था। चीन में जो फंगस पकड़ी गई है उसका नाम है फुसारियम ग्रामिनेरियम। चीन के इस फंगस को वैज्ञानिक कृषि आतंकवाद का हथियार क्यों मान रहे हैं? यह फंगस कितनी घातक है, इसे 5 पॉइंटर्स में जान लीजिए। चीन के इस फंगस से फसल में हेड ब्लाइट नाम की बीमारी फैलती है, जिससे गेहूं, चावल और जौ जैसे और मक्का जैसी प्रमुख फसलें नष्ट हो जाती हैं। फंगस से पैदा होने वाले टॉक्सिन्स इंसानों जानवरों के लिए जानलेवा हैं। इंसानों में लिवर और किडनी को डैमेज होता है। बच्चों में जन्म से जुड़ी बीमारियां और समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इस खतरे पर हमने एक्सपर्ट से भी बात की, उनका क्या कहना है, आइए देखते हैं। चाइना किसी भी देश से सीधे लड़ना नहीं चाहता है। वो जिससे बाउंड्री मिली हुई है, सिंपल उन लोगों को डरा धमका कर रखना चाहता है। लेकिन जो उसकी बाउंड्री से अलग के देश हैं, उनमें वो तरह तरह के आतंकवाद फैला रहा है। पूरी दुनिया को कमज़ोर करने का उसका जो प्रण है वो कोरोना में दिखाई दिया था। ये नया प्रकार का आतंकवाद है जो अमेरिका में दिखाई दे रहा है। और अब फिक्र की पॉलिटिकल फाइल खोलते हैं। देश की राजनीति में कल शाम से एक शब्द वायरल हो रहा है, सरेंडर। इस शब्द का इस्तेमाल हाल ही में भारत पाकिस्तान सीजफायर के संदर्भ में किया गया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने PM नरेंद्र मोदी के लिए कल कहा, नरेंद्र सरेंडर। राहुल गांधी कल मध्य प्रदेश में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। वहीं उन्होंने दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान PM मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक फोन पर सरेंडर कर दिया। उनके इतना कहते ही ये शब्द ट्रेंड करने लगा, सोशल मीडिया में मीम्स बनने लगे, कांग्रेस बनाम BJP शुरू हो गया। हम आपको ये सब बताएंगे, लेकिन पहले आप राहुल का वो बयान सुनिए जिस पर राजनीतिक महाभारत छिड़ गई। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर। और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे जो करना है मैं करूंगी। इस सब के बीच में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जो कहा, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, उस स्थिति को दर्शाते हुए एक पोस्टर भी कांग्रेस ने रिलीज किया है। पार्टी ने सोशल मीडिया में पोस्टर शेयर किया जो काफी वायरल हो रहा है। राहुल का हमला BJP के सबसे बड़े चेहरे यानी PM मोदी पर था, लिहाजा पूरी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया। BJP नेता भी पोस्टर शेयर करने लगे। पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने एक तरफ PM मोदी की फोटो लगाई और दूसरी तरफ राहुल गांधी। सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के साथ शी जिनपिंग की एक तस्वीर शेयर करते हुए गांधी परिवार को टारगेट किया। इस पोस्टर में गौरव भाटिया ने थंडर और ब्लंडर वाला कटाक्ष किया।
राहुल गांधी ने सरेंडर वाला तंज किया तो बीजेपी भी कांग्रेस सरकार की लिस्ट लेकर आई। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया पर एक के बाद एक कई पोस्ट लिखी। उन्होंने राहुल गांधी के बयान को सेना और 140 करोड़ लोगों के अपमान बताया है। उनके बयान को देशद्रोह जैसा बताया है। आगे वो लिखते हैं कि सरेंडर कांग्रेस की डिक्शनरी में है। कांग्रेस ने इतिहास में सरेंडर किया है। इसके साथ ही उन्होंने वो वर्ष भी बताया जब कांग्रेस की सरकार रहते ऐसा किया गया था। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने भी कांग्रेस के सरेंडर का कैलेंडर रिलीज किया। सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि 1971 में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों की बंदी होने के बावजूद इंदिरा गांधी सरकार ने पीओके सरेंडर किया। 1965 में जीत के बावजूद कांग्रेस ने हाजी पीर का दर्रा सरेंडर कर दिया। 1948 में पंडित नेहरू ने आधा कश्मीर सरेंडर कर दिया। 1947 में जिन्ना और मुस्लिम लीग के आगे 1/3 देश सरेंडर किया गया। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने भी जवाब वाली फिल्म रिलीज की है। आप कह सकते हैं कि सरेंडर को लेकर पूरी की पूरी सियासी वेब सीरीज बनती जा रही है। पहली बार राहुल गांधी जी ने ऐसा बयान दिया है जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने भी नहीं बोला, पाकिस्तान के किसी आतंकी संगठन ने भी नहीं बोला, मौलाना मसूद अजहर ने भी नहीं बोला और हाफिज सईद ने भी नहीं बोला। इसमें से किसी ने यह शब्द नहीं बोला है कि भारत ने सरेंडर किया है। ये रैलियों का प्रेम चोपड़ा, हम ये पूछते हैं इनसे कि भाई रैलियों का प्रेम चोपड़ा डोनाल्ड ट्रंप के आगे क्यों रो पड़ा, क्यों नहीं जवाब देते? इसीलिए कहते हैं नाम नरेंद्र काम सरेंडर। एक हिंदी में कहावत होती है, नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, मगर यहां गैर मुल्ला इस कदर प्याज खाने में लगा हुआ है कि उसे लग ही नहीं रहा है कि यह देश के स्वाभिमान और सेना के शौर्य और सेना का कितना भीषण अपमान कर रहा है। आप पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को कवर फायर देते थे, अब उनके सिरमौर भरने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी का मतलब भारत नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी का मतलब भारतीय सेना तो कतई नहीं हो सकता। 12 साल से एक पिक्चर बना रहे थे अपने हीरो, मुकद्दर का सिकंदर। पिक्चर बन गई। पिक्चर बनने के बाद जब निकल कर आई, वो निकली नरेंद्र का सरेंडर। आजकल तो बड़ा रोड शो कर रहे हैं, अपनी नसें दिखाते हुए सिंदूर सिंदूर सिंदूर। कहीं आपको दिखा हो नरेंद्र मोदी ने कहीं जवाब दिया हो डोनाल्ड ट्रंप को, आंख उठाकर नहीं सुनाई देगा आपको। क्यों? क्योंकि नाम नरेंद्र काम सरेंडर। बीजेपी और कांग्रेस के बीच तथ्यों की लड़ाई में और कई दलों की एंट्री हो चुकी है। कुल मिलाकर दोनों पक्षों ने एक दूसरे को सरेंडर करने वाला कहने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मखौल उड़ाया है उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का। सरेंडर जैसे शब्द का प्रयोग किया है भारतवर्ष के लिए। भारतवर्ष कदाचित कभी सरेंडर नहीं करता। आतंक के सामने कभी भारतवर्ष ने सरेंडर नहीं किया है। किसी तीसरे के दबाव में आपने सीज फायर किया है तो आपको सरेंडर नहीं तो क्या डिफेंडर कहें? आप पाकिस्तान और चीन के एजेंट बनकर के इस प्रकार की बातें करना, ये भारत की सेनाओं का अपमान है, भारत की जनता का अपमान है, भारत की शानदार विजय का अनादर करने के समान। बीजेपी तो हमलावर होने के बाद एजेंट वेजेंट कहने लगती है, तो वो तो बिलो द बेल्ट। फिर गुडविल मिशन क्यों भेजा था भाई? वो एलओपी भी हैं, इंडिया गठबंधन के प्रमुख चेहरा। तो हमें अपनी भाषा और भाव को बीजेपी से बिल्कुल अलग दिखाना होगा। नेता प्रतिपक्ष मर्यादा छोड़ करके जिस भाव से बोलते हैं, वो न केवल उनकी इज्जत खराब करते हैं बल्कि पूरे देश की संस्कार के भी विरुद्ध बात करते हैं। ये शर्मनाक है। देश के प्रधानमंत्री के संबंध में ऐसी ओछी टिप्पणी ये राहुल गांधी ही कर सकते हैं। बीजेपी ने दावा किया है कि राहुल गांधी जैसी भाषा बोल रहे हैं वैसी भाषा पाकिस्तान में भी नहीं बोली गई। आपको बता दें कि पाकिस्तान के मीडिया में भी राहुल गांधी का सरेंडर वाला बयान काफी वायरल है। वहां उनके शब्द को पाकिस्तान के चश्मे से पेश किया जा रहा है।
पाकिस्तान के मीडिया में ट्रंप और मोदी की तस्वीर वाला वो पोस्टर चलाया जा रहा है जिसे कांग्रेस ने अपने हैंडल से सोशल मीडिया में शेयर किया। और अब एक खबर न्यायपालिका से। रिटायरमेंट के बाद सरकारी पद और चुनाव लड़ने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने जजों के लिए बड़ी लकीर खींच दी है। सीजेआई बी.आर. गवई ने कहा है कि अगर कोई जज रिटायरमेंट के तुरंत बाद सरकार में कोई पद लेता है या चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दे देता है तो इससे नैतिक चिंताएं पैदा होती हैं और सार्वजनिक जांच को आमंत्रित करता है। लोगों को लगने लगता है कि न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है। उन्हें लगता है कि जज सरकार से फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं। न्यायपालिका से लोगों का भरोसा उठ सकता है। सीजेआई गवई ने यह भी कहा कि इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने और उनके कई साथियों ने यह फैसला किया है कि वो रिटायरमेंट के बाद सरकार से कोई पद नहीं लेंगे। सीजेआई गवई ने ये बातें ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट द्वारा आयोजित एक गोलमेज सम्मेलन में कही। जस्टिस गवई से पहले जस्टिस संजीव खन्ना सीजेआई थे। रिटायरमेंट से ठीक पहले 13 मई को जस्टिस संजीव खन्ना ने ऐलान किया था कि रिटायर होने के बाद वो कोई आधिकारिक पद नहीं लेंगे, लेकिन ऐसे कई जज हैं जो कभी ना कभी राजनीतिक पद पर रहे हैं। ये पद उन्हें या तो रिटायरमेंट के बाद मिला है या फिर राजनीति में उतरने के लिए उन्होंने पद छोड़ दिया। पूर्व सीजेआई जस्टिस रंजन गोगोई रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा सदस्य बने। वो नवंबर 2019 में रिटायर हुए और कुछ ही महीने के बाद मार्च 2020 में राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ले ली। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस पी सदाशिवम अप्रैल 2014 में अपने पद से रिटायर हुए। उसी साल नवंबर में उनकी नियुक्ति केरल के गवर्नर के तौर पर हुई। कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने पहले पद से इस्तीफा दिया, फिर 7 मार्च 2024 को बीजेपी में शामिल हो गए। वो तामलुक सीट से लोकसभा सांसद हैं। सिख दंगों में कांग्रेस को क्लीन चिट देने वाले पूर्व सीजेआई रंगनाथ मिश्र रिटायरमेंट के बाद कांग्रेस के टिकट पर राज्यसभा सदस्य बने थे। रिटायर होने के बाद जस्टिस रंगनाथ मिश्र कांग्रेस में शामिल हो गए और 1998 से 2004 तक राज्यसभा सदस्य रहे। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस हिदायतुल्लाह रिटायरमेंट के बाद उपराष्ट्रपति बने। इसके अलावा वो 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे। सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने वाले जजों के पद स्वीकारने की फेहरिस्त लंबी है। जस्टिस बी.आर. गवई इसी बात पर चिंता जता रहे हैं।